मैं डॉक्टर स्वीटी श्रीवास्तव दयानंद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज इस व्याख्यान में मैं लेविन के 6 सिद्धांत तथा हल के रिइंफोर्समेंट थ्योरी के बारे में वर्णन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 6 सिद्धांत का प्रतिपादन पूर्णाकारवाद के प्रतिपादकों के मित्र कोर्ट लेविन ने किया था। इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक 6 सिद्धांत या टोपोलॉजिकल सिद्धांत या वेक्टर सिद्धांत भी कहते हैं। जिस तरह से गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में संपूर्ण परिदृश्य पर बल दिया जाता है, ठीक उसी तरह से क्षेत्र मनोविज्ञान भी प्राणी तथा वातावरण से मिलकर बने क्षेत्र पर बल देता है। क्षेत्र मनोविज्ञान के अनुसार प्राणी को उसके वातावरण से अलग करके नहीं समझा जा सकता। प्राणी तथा वातावरण एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। प्राणी के अपने कुछ आंतरिक बल या आवश्यकताएं होती हैं जो परस्पर एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम को एक ऐसी अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा प्राणी या तो नई सूझ संज्ञानात्मक संरचनाएं प्राप्त करता है या पुरानी सूझ संज्ञानात्मक संरचनाओं में परिवर्तन लाता है। लेविन ने अपने 6 सिद्धांत में गणित व विज्ञान के लिए अनेक प्रत्ययों का प्रयोग किया। लेविन के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए व्यक्ति की स्थिति को उद्देश्यों से संबंधित मानचित्र में निर्धारित करने एवं प्रयत्नों की जानकारी आवश्यक है। लेविन ने मानव व्यवहार को गणित के आधार पर समझाने का प्रयत्न किया है। इस सिद्धांत को समझने के लिए लेविन द्वारा प्रयुक्त इन प्रत्ययों जैसे टोपोलॉजी, क्षेत्र या फील्ड, वेक्टर, जीवन स्पेस, बैलेंस, व्यक्ति आदि को समझना उचित ही होगा। पहला कॉन्सेप्ट है इनका टोपोलॉजी। गणित की एक शाखा टोपोलॉजी से तात्पर्य रेखा चित्रीय आकृतियों की सापेक्षिक स्थिति से होता है। लेविन ने टोपोलॉजी शब्द का प्रयोग प्रत्यक्षणों तथा क्रियाओं के संयोजन को दर्शाने वाली जीवन स्पेस की संरचना को प्रदर्शित करने के लिए किया। सेकंड कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी का क्षेत्र या फील्ड। क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र से तात्पर्य किसी भौगोलिक क्षेत्र या आकाशीय परिच्छेद से न होकर प्राणी तथा उसके प्रत्ययों व अपेक्षाओं से बने मनोवैज्ञानिक जगत से है। क्षेत्र यद्यपि प्राणी के भौतिक तथा सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है तथा उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित रहता है, परंतु फिर भी क्षेत्र को वातावरण के पर्याय के रूप में नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जीवन विस्तार या लाइफ स्पेस। क्षेत्र सिद्धांत का प्रमुख प्रत्यय जीवन विस्तार है, जो क्षेत्र के उस अंश को इंगित करता है जहां प्राणी वास्तव में विद्यमान है और निरंतर प्रभावित होता है। कोई भी सीखने की प्रक्रिया होती है, उसका कोई ना कोई स्पेस होता है, उसी से तात्पर्य है जीवन विस्तार का कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया है। जीवन के मानचित्र में व्यक्ति एक से दूसरे स्थान तक विचरण करता रहता है। इस वातावरण में व्यक्ति और उसके मनोविज्ञान का संबंध भी है। व्यक्ति अनेक कठिनाइयों का सामना करके उन पर विजय प्राप्त करता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इस चीज़ को एक चित्र के माध्यम से बताया जा सकता है। इस चित्र में एक व्यक्ति है, पी से डिनोट किया गया है और जीवन विस्तार उसका दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से व्यक्ति अपनी लक्ष्य तक पहुंच रहा है। बीच में बाधाएं आ रही हैं, बाधाओं को प्राप्त करता हुआ अपने जीवन लक्ष्य पर पहुंचता है और इस
इस स्पेस को पूरे को जीवन विस्तार कहा गया है। इस चित्र में बालक वातावरण में अनेक प्रकार की कठिनाइयों को हल करता हुआ अपने उद्देश्य में पर पहुंचता है। दूसरे शब्दों में, किसी प्राणी का जीवन स्पेस वह स्पेस है जिसमें वह स्वयं मनोवैज्ञानिक रूप से रहता है तथा इससे उसके अपने प्रत्यक्षण एवं विचार बिंदु समाहित रहते हैं। यह प्राणी की संपूर्ण मनोवैज्ञानिक वास्तविकताओं अर्थात प्राणी स्वयं तथा उसके भौतिक व सामाजिक वातावरण के प्रत्यक्षण के फलस्वरूप प्राणी के व्यवहार के निर्धारण से युक्त रहता है। भौतिक व सामाजिक रूप से समान परिस्थितियों में दो विभिन्न व्यक्तियों का जीवन स्पेस भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे कमरे के एक कोने में सांप है, लेकिन किसी को दिखाई दे रहा है, किसी को वो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों का जीवन स्पेस जो है, जो जीवन स्पेस है वो भिन्न भिन्न है। वो अलग अलग स्पेस से देख रहे हैं, इसलिए स्पेस अलग होने की वजह से उनको एक को दिखाई दे रहा है और एक को नहीं दिखाई दे रहा है। स्पष्टता प्राणी में किसी निश्चित समय के जीवन स्पेस में वे सभी वस्तुएं, व्यक्ति तथा विचार आदि सम्मिलित रहते हैं जिनसे प्राणी का उस समय जरा भी संबंध है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनका वेक्टर। वेक्टर शब्द यांत्रिकी से लिया गया है जो किसी निश्चित दिशा में बल या फोर्स को इंगित करता है। वेक्टर को तीर के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। तीर की दिशा बल की दिशा को तथा तीर की लंबाई बल की मात्रा को इंगित करती है। एक साथ दो या अधिक वेक्टर होने पर उसके परिणामी वेक्टर के अनुसार दिशा व बल कार्य करता है। क्षेत्र सिद्धांत में वेक्टर प्रत्यय के द्वारा लेविन ने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन स्पेस में विद्यमान प्रवृत्तियों की सापेक्षिक सामर्थ्यों को इंगित करने के लिए प्रयुक्त किया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी का वैलेंस। लेविन के 6 सिद्धांत में वैलेंस वस्तुतः विभिन्न क्षेत्रों की तथा आकर्षण विकर्षण शक्तियों को बताते हैं। लेविन ने धनात्मक तथा ऋणात्मक 2 प्रकार के वैलेंस बताए हैं। प्राणी धनात्मक वैलेंस वाली वस्तु को पाना चाहता है, जबकि ऋणात्मक वैलेंस वाली वस्तु से दूर रहना चाहता है। मानव जीवन में व्यक्ति उद्देश्यों से प्रेरणा प्राप्त करता है। अगर उद्देश्य उसके पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव प्रेरणा मिलती है। नेगेटिव उद्देश्य हमेशा नेगेटिव प्रेरणा ही देते हैं। उद्देश्य कभी धनात्मक और कभी ऋणात्मक शक्तियाँ रखते हैं। धनात्मक उद्देश्य का अर्थ है कि व्यक्ति उससे प्रेरित होकर उद्देश्यों की ओर बढ़ता रहता है। ऋणात्मक उद्देश्य से व्यक्ति पीछे हटता है। स्पष्ट है कि अधिगम के द्वारा इस सिद्धांत में बालक के समक्ष ऋणात्मक और धनात्मक शक्तियाँ उपस्थित रहती हैं जो अधिगम को प्रेरणा देती हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट व्यक्ति। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति की भी अपनी भूमिका है और इस प्रक्रिया इस लेविन की थ्योरी में उसको भी उचित स्थान दिया गया है। लेविन के 6 सिद्धांत में व्यक्ति से तात्पर्य जीवन स्पेस में विद्यमान व्यक्ति की संपूर्णता से है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति के मन, शरीर तथा किसी परिस्थिति में व्यवहार के लिए आवश्यक व्यक्ति की अन्य सभी बातें मिलकर व्यक्ति को इंगित करती हैं, जिसे मैं तथा मेरा जैसे शब्दों से व्यक्त किया जाता है। जीवन स्पेस में विद्यमान दबावों या खिंचावों से प्रभावित होते हुए व्यक्ति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में आ रही बाधाओं का निराकरण करता रहता है। नेक्स्ट है बाधाएं।
व्यक्ति अपने उद्देश्य तक सहज रूप में नहीं पहुंचता। उद्देश्य तक पहुंचने में उसके मार्ग में अनेक बाधाएं उपस्थित होती हैं। ये बाधाएं व्यक्ति को सहज ही उद्देश्य प्राप्त करने नहीं देती। जैसे चित्र में दिखाया गया था कि जब उद्देश्य के लिए व्यक्ति चला तो बीच में बाधाएं आ रही थी, उनको पार करते हुए वो लक्ष्य की तरफ पहुंचा। बालक और उद्देश्य के मध्य बाधाएं आती हैं और वे बालक को उद्देश्य प्राप्त करने नहीं देती। यदि बालक की बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिलती रहे तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, अन्यथा निराश होकर बैठ जाता है। तो बाधाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा बहुत ज़रूरी है। अध्यापक की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि वह बालक को बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दे। प्रेरणा मिलती रहेगी तो सीखने में आ रही बाधाएं निरंतर दूर होती रहेंगी और सीखना अपनी गति प्राप्त करता रहेगा। लेविन के 6 सिद्धांत के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राणी की जीवन स्पेस से विभेदकता आती रहती है। दूसरे शब्दों में अधिगम के द्वारा प्राणी अपने जीवन विस्तार को यथासंभव विभेदक बनाने का प्रयास करता है। बचपन में बालक कम विभेदक होता है, परंतु बड़ा होने पर जैसे जैसे वह सीखता जाता है उसका प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन क्षेत्र और विभेदक व्यापक होता जाता है। उसका प्रत्यक्षीकरण भी बढ़ता है और विभेदक शक्ति भी बढ़ती है। किसी समस्या के आने पर व्यक्ति तनाव में आ जाता है तथा उसका तनाव ही समस्या समाधान की आवश्यकता को जन्म देता है। यदि व्यक्ति में तनाव बिल्कुल ना हो तो किसी समस्या का हल ढूंढने के लिए वो तत्पर नहीं होगा, किसी चीज़ को सीखने के लिए वो तत्पर नहीं होगा। यह आवश्यकता उसे अपने जीवन स्पेस को पुनर्गठित करने अथवा उसमें संशोधन करने के लिए क्रियाशील बनाती है। परिणाम स्वरूप प्राणी को अपनी समस्या के समाधान के लिए एक नई अंतर्दृष्टि तथा समझ मिलती है और यही सीखने की स्थिति और स्टेप है एवं प्राणी समस्या का समाधान करना सीख लेता है। निसंदेह संज्ञानात्मक संरचना में वांछित परिवर्तन ही अधिगम है, परंतु यह परिवर्तन सदैव ही केवल एक बार के उद्बोधन से नहीं आ पाते हैं। इसलिए प्रायः संज्ञानात्मक संरचना में वांछित परिवर्तन लाने के लिए प्रयासों की पुनरावृत्ति की आवश्यकता पड़ती है, परंतु अत्यधिक पुनरावृत्ति से अधिगम में सहायता नहीं मिलती है, वरन संज्ञानात्मक संरचनाएं अव्यवस्थित हो सकती हैं। तो ये लिमिट डिसाइड करना कि कितने प्रयास चाहिए, कितनी पुनरावृत्ति संज्ञानात्मक प्रयत्नों की होनी है, संरचनाएं अव्यवस्थित ना हो, इस सीमा तक इसको ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना होगा। नेक्स्ट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ लेविन्स थ्योरी। लेविन्स थ्योरी का शिक्षा में योगदान या इस थ्योरी का किस प्रकार से हम शिक्षा में उपयोग कर सकते हैं। लेविन ने अपने अधिगम सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के पुनर्संयोजन पर बल दिया है एवं सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, आकांक्षा तथा वातावरणीय परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की है। अभिप्रेरणा के द्वारा सीखने को गति दे सकते हैं, सीखने को संभावित बना सकते हैं। आकांक्षा स्तर का होना भी बहुत ज़रूरी है। आकांक्षा स्तर बहुत अधिक भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। एक निर्धारित सीमा में आकांक्षा स्तर सीखने को सुगम बनाती है और वातावरण की जो परिस्थितियां हैं वो भी सीखने में सहायक हैं। लेविन के अनुसार सीखना समस्याओं का समाधान करना है। समस्याएं ही प्राणी में मनोवैज्ञानिक तनाव
या इच्छा उत्पन्न करती हैं जो प्राणी को समस्या समाधान के लिए अभिप्रेरित करती हैं। छेद सिद्धांत का प्रयोग करके छात्र छात्राओं के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ समस्या समाधान योग्यता के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग इस प्रकार से किया जा सकता है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखकर हम कक्षा शिक्षण में इस सिद्धांत का उपयोग करके सीखने को प्रभावी बना सकते हैं। पहला, अध्यापक का कार्य अधिगम के लिए वातावरण उपस्थित करना है। यदि अध्यापक उचित वातावरण उपस्थित नहीं करेगा तो बालक के समक्ष अनेक ऐसी बाधाएं आएंगी जिनसे घबराकर वह कार्य को अधूरा छोड़ देगा। सेकंड है, अध्यापक को चाहिए कि वह समस्या का ज्ञान स्पष्ट रूप से छात्रों को दे। समस्या का स्पष्ट ज्ञान छात्रों को प्रेरणा देता है और वो सीखने के लिए तत्पर होते हैं और उन्हें सीखने में रुचि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, अध्यापक को ये ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई जाने वाली सामग्री का उद्देश्य छात्रों के अनुकूल हो। यदि पढ़ाए जाने वाले विषय का उद्देश्य बालक के मानसिक स्तर से ऊंचा हुआ तो अधिगम निष्फल हो जाएगा, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, लेविन का सिद्धांत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पर विशेष जोर देता है। अतः छात्रों में सीखने की अभिप्रेरणा उत्पन्न करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, बालकों की आवश्यकताएं उनके शारीरिक तथा मानसिक विकास के साथ बदलती रहती हैं। अध्यापकों को चाहिए कि वे बालकों की आवश्यकताओं को समझें और उन्हें आवश्यक निर्देश भी दें और अपने शिक्षण में इन सब बातों को ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, बालकों के मानसिक तनावों को दूर करें। केवल पाठ्यक्रम पूरा करा देना या अच्छी शिक्षण विधि से शिक्षण कार्य कर देना ही पर्याप्त नहीं है। जो बालक हमारे सामने पढ़ने के लिए बैठे हैं उनमें यदि कोई मानसिक तनाव है तो उसको समझ के उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, तभी शिक्षण कार्य और सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल पाएगी। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी के आकांक्षा स्तर के बहुत कम या बहुत अधिक होने पर सीखने की प्रक्रिया में बाधा आती है। ये बात हमने पहले भी बताई कि आकांक्षा स्तर का लेवल सामान्य होना चाहिए, ना बहुत अधिक होने पर भी बाधा पहुंचती है, क्योंकि आकांक्षा स्तर उसकी योग्यताओं, उसके परिस्थितियों, उसके वातावरण, इन सब से बहुत अधिक होगा तो उसमें तनाव बहुत ज़्यादा होगा। उस तनाव को कम करने में भी बहुत कठिनाई होगी और आकांक्षा स्तर का बहुत अधिक लेवल का होने से सीखने में बाधा होगी। कम होने पर वो सीखने के लिए, आकांक्षा स्तर यदि कम है लेवल से तो वो सीखने के लिए तत्पर ही नहीं होगा। इसलिए बहुत कम या बहुत अधिक आकांक्षा स्तर सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। अतः छात्रों के आकांक्षा स्तर को एक उपयुक्त स्तर पर ही बनाए रखना चाहिए। ऐसा आकांक्षा स्तर हो, इस लेवल का हो कि वो सीखने में सहायक हो, उनकी रुचि बनी रहे और वो प्रेरित होते रहें सीखने के लिए। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत सीखने में पुरस्कार तथा दंड की भूमिका को स्वीकार करता है, परंतु इनके अत्यधिक अथवा अनुचित ढंग से प्रयोग के प्रति चेतावनी भी देता है। अतः शिक्षण अधिगम में पुरस्कार तथा दंड का प्रयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार दंड बालकों में भय उत्पन्न कर सकता है। अतः दंड देते समय ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह बालकों में भय उत्पन्न ना करे, केवल एक चेतना उत्पन्न करे कि वो इतना भय उत्पन्न करे
दंड इतना भय उत्पन्न करे कि वो उसको चेतन होके अपने सीखने को कर सके। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य में सफलता अथवा असफलता प्राणी के अहम समावेशन आकांक्षा स्तर पर निर्भर करती है। आकांक्षा स्तर तथा मनोवैज्ञानिक संतुष्टि पर निर्भर करती है। अतः सीखते समय इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम लेविन की थ्योरी के जो तत्व हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी और गतिशील बना सकते हैं और बालकों में रुचि का विकास करते हुए सीखने की प्रक्रिया को संपादित कर सकते हैं। इसी के साथ लेविन की थ्योरी का डिस्क्रिप्शन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरी हम लेते हैं हल की रीएनफोर्समेंट थ्योरी। क्लार्क एल हल द्वारा प्रतिपादित पुनर्वलन का सिद्धांत जीवन के संपूर्ण कार्यों को प्रस्तुत करता है। हल के इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1915 में किया गया था। हल ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन व्यवहार के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक में किया। इस सिद्धांत का नवीन रूप बाद में 1951 में प्रकाशित व्यवहार के आवश्यक तत्व एसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर नामक उनकी पुस्तक में किया गया। हल ने चूहों आदि पर प्रयोग किए तथा उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उत्तेजना तथा प्रतिक्रिया के मध्य संबंध प्रणोदन ड्राइव और पुरस्कार रिवॉर्ड पर निर्भर करता है। प्रणोदन के संबंध में हल का विचार है, यह एक परिस्थिति है जो प्राणी में शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से पैदा होती है। जब व्यक्ति प्रणोदन का अनुभव करता है तब अनेक प्रकार की उत्तेजनाएं उत्पन्न होती हैं। ये उत्तेजनाएं व्यक्ति को उद्देश्य तक पहुंचने में सहायक होती हैं, जिससे उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध बनाने तथा मानसिक संघर्ष को कम करने में सहायता मिलती है। इसी के कारण पुनर्वलन दिया जाता है। हल ने सिद्धांत निरूपित करते हुए कहा, सिद्धांत संख्या की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम प्राथमिक सिद्धांतों या अभिधारणाओं से अवलोकित घटनाओं से द्वितीयक सिद्धांतों का विधिपूर्वक निगमनात्मक व्युत्पादन है। विज्ञान में कोई अवलोकित घटना तब व्याख्यात समझी जाती है जबकि उसे प्रकट करने वाला तर्क वाक्य कुछ परिभाषाओं और अभिधारणाओं से और उस घटना से पूर्व घटी अवलोकित परिस्थिति से तर्कपूर्वक व्युत्पादित किया गया है। संक्षेप में, भौतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक सिद्धांत और व्याख्या का सही स्वरूप कई शताब्दियों में सफल विकास के बाद माना और स्वीकार किया जाता है। हल ने अब अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन एवं व्याख्या 17 अभिधारणाओं को पोस्टुलेट्स भी कहते हैं, 17 अभिधारणाओं या पोस्टुलेट्स में की है। इन अभिधारणाओं का संशोधन भी उन्होंने किया था। इन अवधारणाओं में चौथी अवधारणा पर अधिगम आधारित है। हल ने 2 प्रकार के पुनर्वलन उपस्थित किए हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब किसी अनुक्रिया से आवश्यकता कम हो जाती है तो हमें ऐसी परिस्थिति प्राप्त होती है जिसे हम पुनर्वलन कहते हैं। हल के अनुसार सावधानी से किए गए अवलोकनों और प्रयोगों में, खासतौर से उच्च जीवों पर किए गए अवलोकनों और प्रयोगों ने ऐसी बहुत सी परिस्थितियां प्रकट की हैं जिनसे अधिगम तो होता है परंतु उसके साथ किसी प्राथमिक आवश्यकता में कमी नहीं होती।
हल ने 1952 में सभी अवधारणाओं पर विचार करके अंतिम रूप इस प्रकार दिया। उन्होंने कुछ पॉइंट्स के आधार पर कुछ पोस्टुलेट्स निर्धारित किए और उनमें कुछ मुख्य तत्व बताए। इसमें पहला बिंदु है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर में जो पॉइंट्स उन्होंने बताए, पहला पूर्व पुनर्वनों की संख्या। हम जिस चीज़ को सिखाने जा रहे हैं उसमें उसको गति प्रदान करने के लिए, उसको सिखाने के लिए पुनर्वलन दे रहे हैं। लेकिन ये ज्ञात करना भी बहुत ज़रूरी है कि पूर्व में सीखने से पहले कौन से रिइंफोर्समेंट उसको प्राप्त हो चुके। यदि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिले हैं तो उस तरीके से कार्यविधि निर्धारित की जाएगी। अगर नकारात्मक रिइंफोर्समेंट प्राप्त करके वो सीखने आया है तो उस कार्यविधि में चेंज करके इसका निर्धारण किया जाएगा। सेकंड, प्रेरक दशाएं। थर्ड है उद्दीपन की महानता। नेक्स्ट, पुरस्कार की मात्रा। नेक्स्ट है स्वभाव शक्ति। और आखिरी पॉइंट है स्वतंत्र चर का अनुक्रिया कार्य। सेकंड पॉइंट या सेकंड तत्व है इनका मध्यवर्ती चर। मध्यवर्ती चर के अंतर्गत पहला पॉइंट स्वभाव शक्ति, दूसरा प्रेरक, थर्ड उद्दीपन शक्ति की गत्यात्मकता, नेक्स्ट अभिप्रेरणा, इसके बाद सामान्यीकरण, उसके बाद प्रतिक्रिया पोषण, फिर उद्दीपन पोषण, प्रतिक्रिया क्षमता, सामान्यीकरण, औसत पोषण क्षमता, कुल प्रतिक्रिया क्षमता दोलन और आखिरी पॉइंट है इसमें प्रतिक्रिया सीमांत। नेक्स्ट थर्ड तत्व है इस थ्योरी का आश्रित चर। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है अंतर्निहित प्रतिक्रिया, सेकंड प्रतिक्रिया आयाम, थर्ड सामान्य अनुक्रियाओं की कमी और आखिरी पॉइंट है इसमें प्रतिक्रिया की संभावनाएं। हल ने अपने सिद्धांत को अधिक से अधिक औपचारिक और परिमाणात्मक बनाने का प्रयास किया। इसीलिए उन्होंने निश्चित परिभाषित पदों का व्यवहार किया और तब कुछ मौलिक अभिधारणाओं की चर्चा की। ये अभिधारणाएं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से परीक्षणीय टेस्टेबल तथा प्रमाणीय वेरिफिएबल हो सकती हैं। हल ने परिभाषित पदों तथा अभिधारणाओं से उत्पन्न परीक्षणीय निगमनों अथवा भविष्य कथनों को अपने सिद्धांत का प्रमेय तथा उप सिद्धांत माना। उन्होंने उप सिद्धांतों तथा प्रमेय के प्रयोगात्मक परीक्षण के आधार पर अभिधारणाओं की यथार्थता को प्रमाणित किया। जब प्रमेय के संबंध में सहमति पाई गई तो उन्होंने उससे संबंधित अभिधारणा को स्वीकार कर लिया गया और जब कोई प्रमेय के संबंध में असहमति पाई गई तो उससे संबंधित अवधारणा को स्वीकार नहीं किया गया। इसे लघु चित्र प्रणाली कहते हैं। इस दृष्टिकोण से हल तथा न्यूटन के बीच समता दिखाई पड़ती है। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि हल के अनुसार सीखने की परिस्थिति में किसी प्रतिक्रिया के उत्पन्न होने की संभावना दो सामान्य कारकों अर्थात प्रणोदन जिसे D से डिनोट किया गया है तथा आदर्श शक्ति जिसे H से डिनोट किया गया है पर निर्भर करती है। सरल समीकरण के रूप में इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है E = D × H। यहाँ E का अर्थ प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति, D का अर्थ प्रणोदन तथा H का अर्थ आदत शक्ति है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि शैक्षिक परिस्थिति में प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति प्रेरणा स्तर तथा आदत शक्ति दोनों पर निर्भर करती है। प्रेरणा या प्रणोदन स्तर का मापन
वचन अवधि द्वारा किया जा सकता है। वंचन अवधि, वंचन ड्यूरेशन ऑफ डिप्राइवेशन, वंचन अवधि द्वारा किया जा सकता है। जिस चूहे ने किसी पुरस्कृत प्रतिक्रिया को सीखा हो, वह यदि 22 घंटों से भूखा हो तो उस प्रतिक्रिया के दोहराने की संभावना अधिक है, और यदि 3 घंटों से भूखा हो तो इसकी संभावना कम है। दूसरे शब्दों में, पहली परिस्थिति में प्रणोदन स्तर अधिक ऊंचा होगा, लेकिन आदर्श शक्ति का इस तरह सीधा मापन संभव नहीं है। हल के अनुसार पहले से प्रबलित प्रयत्नों की संख्या के आधार पर इसका मापन किया जा सकता है। प्रबलित प्रयत्नों की बढ़ती हुई संख्या के साथ आदर्श शक्ति बढ़ती है, लेकिन शिक्षण जैसे जैसे पूर्णता की ओर बढ़ता जाता है, वृद्धि की गति बढ़ती जाती है। इस तरह हल ने थॉर्नडाइक की तरह अभ्यास या बारंबारता फ्रीक्वेंसी के महत्व को माना, परंतु इसके साथ साथ प्रबलन के महत्व पर बल दिया और प्राणी के व्यवहार का औपचारिक एवं गणितीय विवरण प्रस्तुत करके थॉर्नडाइक को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट है व्यवहार व्यवस्था प्रतीकात्मकता। व्यवहार व्यवस्था जिसमें कि प्रतीकात्मकता देखने को मिलती है। हल के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में व्यवस्था इस प्रकार है। पहला, पुनर्वलन। स्वभाव की शक्ति उद्दीपन अनुक्रिया के पुनर्वलन एवं आवश्यकता से निर्धारित है। यह जो कॉन्सेप्ट है, ये अवधारणा तीसरे और चौथे अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट है सामान्यीकरण। स्वभाव शक्ति का सामान्यीकरण उद्दीपन अनुक्रिया, संयोगों तथा अन्य उद्दीपन अनुक्रिया के स्वभावों पर निर्भर करता है। यह कॉन्सेप्ट फिफ्थ अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा। प्रतिक्रिया की शक्ति स्वभाव शक्ति एवं प्रेरकों पर निर्भर करती है। यह अभिप्रेरणा का एक रूप है। यह सिक्स्थ और सेवेंथ अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट है पोषण करना। प्रभावशाली प्रतिक्रिया पोषण तथा उद्दीपन प्रतिक्रिया के द्वारा कम होता है और अधिगम पुष्ट होता है। ये 10th अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट है प्रदोलन। अधिगम की अनुक्रिया से संबंधित प्रभावशाली तत्वों से प्रभावशाली अनुक्रिया होती है। ये भी 10th अवधारणा पर आधारित है। और आखिरी कॉन्सेप्ट है इनका अनुक्रिया आह्वान। जब सीमांत से ऊपर प्रभावशाली प्रतिक्रिया होती है तो अनुक्रिया उत्पन्न होने लगती है। ऐसी अनुक्रियाओं का मापन प्रतिक्रियाओं की संभावनाओं, प्रतिक्रिया काल आदि से होता है। ये 11वीं और 16वीं अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट है हल के सिद्धांत का मूल्यांकन। गुण और दोष, इसमें सबसे पहले गुण या मेरिट्स लेंगे हल के सिद्धांत की। पहला है हल के अधिगम सिद्धांत का आधार पुनर्वलन है। हल ने इस विचार की पुष्टि के लिए निगमन प्रणाली का ताना बाना बुना है। अधिगम का विकास अभिधारणाओं, प्रकल्पनाओं आदि के माध्यम से किया गया है। हल का विचार था कि यह मत समस्या का समाधान, समाज व्यवहार, अधिगम के प्रकार आदि को विस्तार दे सकता है। सेकंड है हल ने इस बात पर बल दिया कि आवश्यकताओं की पूर्ति होते ही तनाव समाप्त हो जाता है। सीखने के कारण किसी आवश्यकता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण होना है। अतः कुछ दृष्टियों से आधुनिक शिक्षा को हल के सिद्धांत में सैद्धांतिक आधार मिल जाता है। नेक्स्ट इसकी मेरिट या गुण है। हल के सिद्धांत का परिमाणात्मक पक्ष काफ़ी सराहनीय नहीं है।
उन्होंने प्रतिक्रिया संभाव्यता को परिमाणात्मक या मात्रात्मक रूप से मापने का सफल प्रयास किया। इस दृष्टिकोण से हल का सिद्धांत शिक्षण के लिए अन्य सिद्धांतों से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है, हल के सिद्धांत का महत्व इस बात से भी जाहिर है कि इस सिद्धांत ने शिक्षण से संबंधित शोध कार्यों पर गहरा प्रभाव डाला है। मिलर ने हल के सिद्धांत से प्रधान प्रत्ययों को लिया और इस पृष्ठभूमि में व्यवहार की वस्तुनिष्ठ व्याख्या अपने ढंग से करने का प्रयास किया। हल के विचारों का प्रभाव सबसे अधिक स्पेंस के विचारों पर पड़ा। उन्होंने हल के सिद्धांत को परिमार्जित रूप में प्रस्तुत किया। इस परिमार्जित सिद्धांत को हल स्पेंस शिक्षण सिद्धांत की संज्ञा दी गई। ऑसगुड ने कहा कि आधुनिक समय में शिक्षण के क्षेत्र में अधिकांश प्रयोगात्मक अध्ययन हल के सिद्धांत के पक्ष में या विपक्ष में हुए हैं। नेक्स्ट है, हल के सिद्धांत का एक गुण यह भी है कि यह सिद्धांत सीखने के अन्य सिद्धांतों की तुलना में अधिक व्यक्त तथा प्रत्यक्ष है। इसलिए इस सिद्धांत के प्रत्यक्ष एवं रचनाएं अधिक परीक्षणीय टेस्टेबल हैं। ऑसगुड ने इसकी चर्चा करते हुए कहा कि हल का सिद्धांत प्रधानतः प्रत्यक्ष तथा परीक्षणीय है। दोष हल के सिद्धांत की कुछ कमियां मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण के आधार पर बताई हैं। पहला, हल ने प्रतिक्रिया सिद्धांत को माना और कहा कि प्राणी लक्ष्य तक पहुंचने की प्रतिक्रिया सीखता है, स्थान नहीं। परंतु टॉलमैन ने हल के इस विचार का विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्राणी स्थान या लक्ष्य तक जाना सीखता है, प्रतिक्रिया नहीं। सेकंड, हल के सिद्धांत के विरुद्ध एक आपत्ति यह उठाई गई कि उन्होंने प्रबलन के महत्व पर अनावश्यक बल दिया है। आलोचकों का कहना है कि कभी कभी शिक्षण बिना प्रबलन के भी संभव होता है, जैसे प्रासंगिक सीखना के लिए प्रबलन आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, ऑसगुड के अनुसार हल के सिद्धांत में पूर्वगामी प्रभाव का दोष पाया जाता है। हल ने प्रबलन को प्रणोदन ह्रास के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार प्रबलन से प्ररोदन दूर होता है, इसलिए प्राणी उस प्रतिक्रिया को सीखता है, लेकिन प्राणी प्रतिक्रिया पहले करता है और प्ररोदन उसके बाद दूर होता है। यह कैसे? इस बात की समुचित व्याख्या इस सिद्धांत में नहीं की गई है। फोर्थ है, हिलगर्ट तथा बोवन ने हल के सिद्धांत की समीक्षा करते हुए कहा कि बाद के सिद्धांत में हल ने परिमाणन पर इतना अधिक बल देना शुरू किया कि इनका सिद्धांत चूहों के शिक्षण तक ही सीमित हो गया और मनुष्य के सीखने की व्याख्या करना कठिन बन गया। लेकिन उनके सिद्धांत का यह शैलीगत दोष है, मौलिक प्रत्यक्ष दोष नहीं। इन त्रुटियों के बावजूद यह सिद्धांत शिक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस सिद्धांत से प्रभावित एवं उत्तेजित होकर स्पेंस, मिलर इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किए। इस व्याख्या के साथ ही हल के सिद्धांत के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि ये थ्योरी रिइंफोर्समेंट को बहुत महत्व देती है और इस थ्योरी का प्रयोग करके सीखने में या शिक्षण में इसका प्रयोग करके सीखने को सुगम बनाया जा सकता है। धन्यवाद।